नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन हम दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर हैं? ये चौंकाने वाला फैक्ट ही हमारे आज के टॉपिक का सेंटर है, भारत की जनसंख्या। आज हम इसके हर उस पहलू को समझेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इस पूरे सेशन में हम पॉपुलेशन पर एनसीईआरटी के चैप्टर को एग्जाम के नज़रिए से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस चैनल पर हम ज्योग्राफी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं। एआई ज्ञान लैब में आप सबका स्वागत है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की गहराइयों में जाएंगे, पॉपुलेशन चेंज के प्रोसेस को समझेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे और आखिर में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भारत की आबादी आखिर है कितनी और ये पूरे देश में फैली कैसे हुई है? देखिए, इन नंबर्स को समझना हमारे पूरे एनालिसिस की फाउंडेशन है। 2011 की जनगणना यानी सेंसस के हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ थी। ये आंकड़ा एग्जाम के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये दिखाता है कि हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स कितना विशाल है। यहां पर एक बहुत सोचने वाली बात है। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है, लेकिन दुनिया की 17.5% आबादी यहीं रहती है। आप समझ सकते हैं कि ये इम्बैलेंस हमारे रिसोर्सेज पर कितना जबरदस्त दबाव डालता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये आबादी पूरे देश में बराबर फैली हुई है। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी आबादी सिर्फ इन 5 राज्यों में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और अकेले उत्तर प्रदेश में भारत की 16% आबादी रहती है। अच्छा, इस असमान डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सिर्फ पॉपुलेशन के टोटल नंबर से आगे देखना होगा। और यहीं पर हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। तो ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? सिंपल भाषा में ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है। ये एक फंडामेंटल टर्म है और इसकी डेफिनेशन प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखना है। साल 2011 में भारत का औसत यानी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और इसी आंकड़े की वजह से हम दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हैं। लेकिन ये जो एवरेज है ना, ये असली तस्वीर को छुपा लेता है। राज्यों के बीच तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बिहार है, जहां डेंसिटी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां ये सिर्फ 17 है। ये सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। तो सवाल उठता है कि इतना ज्यादा फर्क क्यों है? इसका जवाब काफी हद तक ज्योग्राफी में छिपा है। देखिए, जो उत्तरी मैदान हैं और केरल जैसे इलाके हैं, वहां उपजाऊ मिट्टी, समतल जमीन और अच्छी बारिश की वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों के मुश्किल हालात और खराब मौसम की वजह से वहां पॉपुलेशन डेंसिटी नेचुरली कम हो जाती है। अच्छा, पॉपुलेशन कोई स्टैटिक चीज तो है नहीं, ये लगातार बदलती रहती है। तो ये आंकड़े समय के साथ कैसे बदलते हैं? चलिए अब जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं। पॉपुलेशन में बदलाव के पीछे 3 मेन प्रोसेस काम करते हैं। पहला है बर्थ रेट यानी जन्म दर, दूसरा है डेथ रेट यानी मृत्यु दर, और तीसरा है माइग्रेशन यानी प्रवास। ये तीनों मिलकर किसी भी जगह की पॉपुलेशन की डायनामिक्स को तय करते हैं। बर्थ रेट का मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, और भारत में हिस्टोरिकली जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज्यादा रही है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ने का एक मेन रीजन है। बिल्कुल वैसे ही डेथ रेट का मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुई। अच्छी हेल्थ सर्विसेज की वजह से भारत में मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट आई है, और ये भी देश की तेजी से बढ़ती आबादी का एक बड़ा कारण रहा है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ट्रेंड को देखें तो 1951 से 1981 तक ये लगातार बढ़ी, लेकिन 1981 के बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्न आया। हालांकि आबादी तब भी बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार थी वो धीमी होने लगी, और इसका मेन रीजन था जन्म दर में धीरे धीरे आ रही कमी। तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन, खासकर गांव से शहरों की ओर। इसके पीछे 2 तरह की ताकतें काम करती हैं।
एक है पुश फैक्टर्स जैसे गरीबी और बेरोजगारी, जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और दूसरे हैं पुल फैक्टर्स जैसे बेहतर नौकरी और अच्छी लिविंग कंडीशंस, जो लोगों को शहरों की तरफ खींचते हैं। अब जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है और लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो सरकार ने पॉलिसी लेवल पर क्या किया? यही सवाल हमें हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की ओर ले जाता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, शिशु मृत्यु दर को हर 1000 बच्चों पर 30 से नीचे लाना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, लड़कियों की शादी में देरी को प्रमोट करना और फैमिली वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना। ये पॉइंट्स मेंस के आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में यहां से कैसे सवाल बन सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स और टर्म्स पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, जैसे 2011 सेंसस के मेन आंकड़े, सबसे ज़्यादा और सबसे कम डेंसिटी वाले राज्य, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन की डेफिनेशंस, पुश और पुल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का साल यानी 2000। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस के लिए एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। पॉपुलेशन के असमान डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कारण हैं? गांव से शहर माइग्रेशन के कारण और उसके प्रभाव क्या हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच क्या रिश्ता है? एक बड़ी एडोलेसेंट आबादी की क्या चुनौतियां हैं? और एनपीपी 2000 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? चलिए अभी क्विक रिवीजन करते हैं, बिल्कुल वन लाइनर्स में। पहला, भारत के पास 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी है। दूसरा, एवरेज डेंसिटी 382 है, बिहार में सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। तीसरा, पॉपुलेशन चेंज के 3 ड्राइवर हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। चौथा, 1981 से पॉपुलेशन ग्रोथ की दर घट रही है। और पांचवा, एनपीपी 2000 हेल्थ, एजुकेशन और पीपल सेंट्रिक फैमिली वेलफेयर पर फोकस करती है। और जाते जाते हम एक जरूरी सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपनी विशाल किशोर आबादी का लाभ कैसे उठा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए अपनी ज्योग्राफी को और मजबूत करना चाहते हैं तो एआई ज्ञान लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको ऐसे ही एनालिसिस और फ्री नोट्स मिलते रहेंगे। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।